राहुल संकृत्यायन धर्म के मामले के बहुत बड़े जानकार थे। दर्शन शास्त्र से भी उनका बड़ा गहरा रिश्ता था। कई ज़बानों को जानते थे। बहुत दुनिया का उन्होंने भ्रमण किया और जो एक रैशनल और जो एक साइंटिफिक जो सोच होती है, उसको राहुल संकृत्यायन की जो राइटिंग्स हैं, जो उनके थॉट्स हैं, उसमें आपको देखने को मिलता है। यानी जो हमारे समाज में जो अंधविश्वास है, जो कुरीतियाँ हैं, उसका मुकाबला करने के लिए राहुल जी की जो लेखनी है, जो उनके विचार हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। राहुल जी ने इस्लाम पे भी बहुत कुछ लिखा है और बहुत सारे धर्मों के बारे में भी लिखा है। लेकिन उनकी जो समझदारी, जो बुद्ध मत को लेके थी, जो बुद्धिज़्म को लेके थी, वो भी काफ़ी अहम है। और आज के इस छोटे से लेक्चर में हम लोग राहुल जी का जो अध्ययन है और राहुल जी ने जितना मुताला, जितना स्टडी बुद्धिज़्म के बारे में किया है, उनकी लेखनी के माध्यम से हम बुद्धिज़्म को जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैं राहुल जी की जो मुख्य बातें जो बुद्धिज़्म के बारे में हैं, उसको मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। राहुल जी का एक लेख मुझे बुद्धिस्ट डायलेक्टिक्स के उन्वान से एक किताब है पीपल्स पब्लिकेशंस की, बुद्धिज़्म द मार्क्सिस्ट अप्रोच। बुद्धिज़्म द मार्क्सिस्ट अप्रोच, इस किताब में राहुल जी की लेखनी लगी हुई है। पहला ही चैप्टर ये है। इसमें बुद्धिज़्म के बारे में बात करते हुए राहुल जी ने अपने लेख में, जो 5 या 6 पेजेस पे मुश्तमिल हैं, उसमें उन्होंने धर्म कृति, जो 7वीं शताब्दी ईस्वी में एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट थिंकर, दार्शनिक थे और जिनकी रचना जो है प्रमाण वार्तिक और न्याय बिंदु, ये अहम किताबों के जो लेखक हैं, धर्म कृति 7वीं सदी एडी में, तो उनके एक कॉल से, उनके एक कोटेशन से राहुल जी ने अपने लेख को कंक्लूड किया है। और मैं धर्म कृति के उस वाक्य से, उस स्टेटमेंट से मैं बुद्धिज़्म की बात शुरू करना चाहता हूँ। तो धर्म कृति जी ने क्या कहा है, उसका अंग्रेजी जो ट्रांसलेशन है वो मैं आपको पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद मैं इसे आसान शब्दों में आपके सामने पेश करूंगा। धर्म कृति जी कह रहे हैं, एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी ऑफ द वेदा and someone
as the creator, the desire of getting merit through the holy dip, the vanity of casteism, and torturing the body to redeem the sins. These are 5 characteristics of stupidity. धर्मकृति जी कह रहे हैं कि वेद की अथॉरिटी को मानना, यह समझना कि इस दुनिया, इस यूनिवर्स, इस कायनात, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई है, कोई बाहरी शक्ति है, कोई महान व्यक्ति है, या फिर ये समझना कि आप किसी नदी में अगर आप डुबकी लगा लेंगे तो आपको बड़ा पुण्य मिल जाएगा और आपका जो पाप है वो कट जाएगा, या ईश्वर आपसे खुश हो जाएंगे, या फिर कास्ट सिस्टम में गैर बराबरी में यकीन करना, कहना कि ये तो बड़ा ही अच्छा सिस्टम है, ये तो सालों सालों से, सदियों से चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, इंसान कभी बराबर नहीं हो सकता, या फिर अपने शरीर को दुख देके ये सोचना कि कुछ दुख देके, कुछ तप करके हम पापों को धो लेंगे। तो ये सारी जो कार्रवाई जो है, ये सारी जो प्रक्रिया है, ये सारी मूर्खता की निशानी है और बुद्ध मत इसका इनकार करता है। ये धर्मकृति जी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इसी 2 लाइंस को अपने दिमाग में रख लें तो बुद्धिज्म क्या है वो खुल के हमारे सामने आ जाता है। धर्मकृति जी के इस 2 लाइन से क्या है कि कोई रिवील्ड टेक्स्ट नहीं है, हम उसकी अथॉरिटी को नहीं मानेंगे। कोई आसमान से उतरी हुई किताबें नहीं है, कोई ईश्वर के मुख से निकली हुई कोई किताबें नहीं है, उसके हम अथॉरिटी को नहीं मानेंगे, हम वेदा के अथॉरिटी को नहीं मानेंगे। कोई क्रिएटर है, उसको भी हम नहीं मानेंगे कि दुनिया को बनाने वाला कोई कहीं बैठा हुआ है आसमान में और पूरी दुनिया उसी के मर्जी से चल रही है, ये भी बुद्धिज्म नहीं मानता है। तो बुद्धिज्म के अंदर में ना परमात्मा की जगह है, ना आत्मा की जगह है, ना गॉड, ना सोल, ना दुनिया को बनाने वाला कोई अदृश्य शक्ति है, कोई क्रिएटर है जिसने दुनिया को बनाया। ये भी बात जो है, ऐसी बातों को बुद्धिज्म नहीं मानता, ना ही वो समझता ही कोई रिवील्ड बुक है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कई बार ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि जो नैतिकता है, जो मोरालिटी है, वो दैवीय है, यानी ईश्वर ने जिस चीजों को करने को कहा वो पुण्य है और जिससे मना किया वो पाप है। लेकिन बुद्धिज्म में जब ईश्वर है ही नहीं है तो मोरालिटी जो है, जो नैतिकता है, उसका बेस ईश्वर हो ही नहीं सकता है, कोई डिविनिटी हो ही नहीं सकता है। तो बुद्धिज्म में क्या है कि ये अच्छा और बुरा के आधार पर उसकी नैतिकता टिकी हुई है। अब आप पूछेंगे अच्छा क्या है, तो अच्छा तो यही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो आप सुनते हैं, मतलब गुड ऑफ मेनी हैप्पीनेस ऑफ मेनी, यानी समाज में जो आम इंसान है, जो दबा कुचला है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो सताया हुआ है, उसको न्याय देना, उसको बराबरी देना, उसके हक में काम करना। और जब नीचे के लोगों को हक मिलेंगे तो सबको हक मिल जाएंगे। इसीलिए आप देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर भी जब 1956 में, जब 14 अक्टूबर के रोज जब उन्होंने अपने साथियों के साथ
बुद्ध मत को अपनाया और उसके अगले दिन 15 तारीख 1956 को जब उन्होंने स्पीच दिया तो उस स्पीच में क्या कह रहे हैं? टू इमेंसिपेट दोज डिप्रेस्ड एंड पुअर पीपल फ्रॉम सॉरो इज द प्रिंसिपल टास्क ऑफ द बुद्धास रिलीजन। यही बात तो है कि जो गरीब हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, जो दबे हैं, जो कुचले हैं, जो हाशिए पे हैं, जो वंचित है, अरे भाई उनके भलाई के लिए काम करना, उनको दुखों को दूर करना, यही तो बुद्धिज्म का जो मेन पर्पस है, मेन गोल है। तो आप देखेंगे कि बुद्धिज्म में मालो दौलत को जमा करना जो है ना, उसको अच्छा नहीं माना गया है। ये जो प्रॉपर्टी की जो लालच है, जो धन और दौलत करने के लिए लोग बेचैन रहते हैं, उसे कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी से जोड़कर देखा गया है। तो बुद्धिज्म जो है एक तरह का एक इकोनॉमिक कम्युनिज्म का भी सिस्टम है अपने अलग तरीके से। और जो बुद्धिस्ट संघ जो होते थे वहां पे एक इकोनॉमिक कम्युनिज्म, एक तरह का एक आर्थिक साम्यवाद वहां पे था, ननों के बीच में और मॉन्क के बीच में। और ये ऐसे था कि जो भी मॉन्क या नन के जो भी उनकी जरूरत की जो चीजें होती थी उसको छोड़ के वे बाकी चीजें जमा नहीं कर सकते थे। मतलब कि जो जो मॉन्क हैं या जो नन हैं, उनकी जो जरूरत की चीजें हैं जैसे कपड़ा है या फिर बेगिंग बॉल है, तो इस तरह से 8 जो चीजें हैं, आइटम्स हैं, उसकी निशानदेही की गई थी और उसे आप रख सकते हैं। मतलब जो जरूरत की आपकी चीजें हैं वो रख सकते हैं, बाकी जो चीजें हैं या बाकी जो प्रॉपर्टी है वो संघ की प्रॉपर्टी है, वो कलेक्टिव प्रॉपर्टी, वो किसी एक इंसान की, व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन आज के समाज में क्या है, अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं, मालो दौलत जमा कर रहे हैं, किस तरीके से जमा कर रहे हैं उस पर ज्यादा बात नहीं हो रही है, एक स्टेटस की बात हो गई है। लोग बड़े प्राउड से कह रहे हैं कि हमने इतना पैसा जमा कर लिया, लेकिन किस रास्ते से जमा किया? गोदाम में अगर आपके पास हजारों हजारों बोरियां जो हैं अनाज पड़ा हुआ है, आपकी तिजोरी में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, आपके घर में मेवा और मिष्ठान जो है वो भरा हुआ है, आप खा नहीं सकते हैं, उससे ज्यादा आपने जमा किया, 1000 गुना ज्यादा जमा किया है। जानवर भी ऐसा नहीं करते हैं, भूख लगती है तभी शिकार करते हैं। लेकिन मानव जाति जो है वो पता नहीं कितनी दौलत जमा करना चाहता है। लेकिन बुद्धिज्म इसको डिस्करेज करता है। बुद्धिज्म ये नहीं कह रहा कि आप खाओ नहीं और आप पियो नहीं और आप दुख भोगो नहीं। शुरू में ही कहा जा चुका है कि बुद्धिज्म जो है शरीर को दुख देने का वो समर्थक नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि जो मैडनेस है पैसा जमा करने का, दौलत जमा करने का, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हर सिस्टम के अंदर में आगे चल के कुछ उसमें गड़बड़ियां आ जाती हैं। और राहुल जी ने दिखाया है कि 2nd BC के करीब में ये देखा गया है, जो सांची और अन्य जो इंस्क्रिप्शन है उसकी मदद से देखा गया है कि जो एक कम्युनिज्म का जो सिस्टम था उसको छोड़ के ये प्राइवेट इनकम भी जमा करने की चीजें जो हैं ये बुद्धिज्म के अंदर में शुरू हो गई। ये राहुल जी दिखा रहे हैं सांची के और भारहुट के जो इंस्क्रिप्शन हैं उसकी मदद से। अब इस पे और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। अब आइए, बात हमने तो इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर दी, अब बात होती है पॉलिटिकल सिस्टम जो है बुद्धिज्म वो कैसा है। अब देखिए, जिस जमाने में बुद्धिज्म
के मैसेजेस आए, बुद्धिज्म फैला। उस ज़माने में आज की तरह तो डेमोक्रेसी थी नहीं। तो हम ये कहें कि उस ज़माने में डेमोक्रेसी थी और वैसे ही डेमोक्रेसी थी जैसा हम 21st सेंचुरी में हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी उचित बात नहीं है। हाँ, लेकिन बुद्धा की राइटिंग से ये बात ज़रूर साबित होती है कि बुद्धा जो है गन यानी रिपब्लिकन सिस्टम के समर्थक थे। आप बेसिक पॉलिटिकल साइंस में आप जानते हैं कि एक जो सिस्टम है वो है आपका हेरिडिटरी सिस्टम है कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा, एक मोनार्की का सिस्टम है। और एक दूसरा सिस्टम है जो रिपब्लिकन है, जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो इलेक्टेड होता है। तो कहीं न कहीं जिस फॉर्म के भी रिपब्लिकन सिस्टम थे उस ज़माने में, तो बुद्धा ने वो रिपब्लिकन सिस्टम को सपोर्ट किया। और पुराने ज़माने में बिहार में जो आज का वैशाली इलाका है, वहाँ पे एक लिच्छवी रिपब्लिकन हुआ करता था। और वहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स थे, लेकिन जैसा कि हम ग्रीक में भी देखते हैं कि वहाँ पर भी सिटी स्टेट में एक तरह का प्रोटो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, लेकिन वहाँ भी स्लेवरी थी और स्लेव को पॉलिटिकल फ्रीडम्स नहीं थे। तो कुछ इसी तरह की बातें हैं कि यहाँ पर भी स्लेवरी थी और जो लिच्छवी क्लैन से जो बाहर के लोग थे, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। वो सीनेट यानी संसद में वो अपने पॉलिटिकल वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो ये भी आप देखेंगे कि रिपब्लिकन सिस्टम है, लेकिन आज के तरह जिस तरह से यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, सबको वोट देने का अधिकार है और एक ही वोट देने का अधिकार है, वो उस जमाने में नहीं था। अब मोनार्की की भी थियरी होती है, किंगशिप की भी थियरी होती है, ओरिजिन ऑफ किंग की भी थियरी होती है। तो पॉलिटिकल साइंस में एक जो पुरानी है, जो थियरी है, वो है कि भाई राजा कैसे आया, रूल कैसे बना, स्टेट कैसे बना। तो एक जो कंजर्वेटिव थिंकिंग है वो ये कहती है कि इसका डिवाइन ओरिजिन है, यानी राजा जो है, ये जो किंगशिप जो है, ये जो स्टेट जो है, वो गॉड की मर्जी की वजह से आया। और जो किंग जो है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है धरती पे, इसलिए आप किंग को मानो, उसकी हर बातों को मानो। लेकिन बुद्धिस्ट थॉट में जो है, ये जो डिवाइन ओरिजिन ऑफ द किंगशिप है, उसको नहीं माना जाता है। राजा को देव का प्रतिनिधि नहीं माना जाता है। जब देवत्व पर ही सवाल है तो उसके प्रतिनिधि पर तो सवाल होंगे ही होंगे। यहाँ पे स्टेट का जो ओरिजिन है, उसको कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी से देखा गया बुद्धिज्म में। तो ये भी एक हद तक, बहुत हद तक ये मार्क्सिज्म के बहुत ही करीब आ रहा है ये भी थियरी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मार्क्सिज्म और बुद्धिज्म जो है वो सेम ही है, लेकिन दोनों की सोच काफी मिल रही है जैसा कि मुझे दिख रहा है। ये मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग में भी जो है, आप देखेंगे कि जो स्टेट है वो क्या है। वो जो पैसे वाले जो लोग हैं, जो रिसोर्सेज पर जिनका कंट्रोल है, उनका वो एक एग्जीक्यूटिव आर्म है। यानी समाज के अंदर में जब गैर बराबरी बढ़ गई, तो उस गैर बराबरी के सिस्टम को बनाए रखने के लिए, एक तरह के क्लास रूल को बनाए रखने के लिए स्टेट आया। और कुछ इसी से मिलती जुलती बात यहाँ बुद्धिज्म में भी कही जा रही है कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आई तो इनइक्वालिटी बढ़ी, जब इनइक्वालिटी बढ़ी तो क्लास डिवीजन हुआ, जब क्लास डिवीजन हुआ तो वर्ग के आधार पर जब भेदभाव होने लगा, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, तो झगड़े बढ़े। जब झगड़े बढ़े तो इस दौरान प्रॉपर्टीज को और जमा करने के लिए और होड़ बढ़ी, फिर झगड़े बढ़े। और इसी दौरान में एक जज को चुना गया, है ना, कि वो इस झगड़े का समाधान निकालेगा। लेकिन जज जो था, उसने भी धीरे धीरे अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए उसने भी क्या किया, पूरे प्रोसेस को अपने हित में मोड़ने लगा। और वक्त गुजरने के साथ साथ वही जज जो है वो किंग का रूप आ गया। तो आप देखेंगे
कि एक जो किंगशिप जो पैदा हो रही है, जो राजा पैदा हो रहा है, जो स्टेट पैदा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी से लिंक करके दिखाया गया। बुद्धा ने कास्टिज्म को भी बहुत ज्यादा अटैक किया। देखिए, होता क्या कि बुद्ध की टीचिंग के बारे में बात होती है, लेकिन बुद्ध का जो दर्शन जो कास्ट सिस्टम को खत्म करने का है, जो बराबरी का है, जो ऊंच और नीच को खत्म करने का है, जो समाज में जो खाई है गैर बराबरी को, उसको मिटाने का, इस पे बात नहीं होती है। बुद्ध को क्या है, इसको अप्रोप्रिएट किया जाता है। उनको कोई डिवाइन फिगर बना रहा है, तो कोई उनको महात्मा बना रहा है, तो कोई उनको किसी भगवान का अवतार बना रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि बुद्ध की जो बेसिक फिलॉसफी है वो बराबरी की बात कह रहे हैं। बुद्ध इक्वल राइट्स देने की बात कर रहे हैं। समाज में जो सबसे नीचे तबके पे जो रखा गया है, उसको बराबर के अधिकार दे रहे हैं बुद्ध। कास्ट, रेस, कंट्री के जो डिस्टिंक्शंस हैं, उसको बुद्ध उसका इनकार कर रहे हैं और मानव को मानव की तरह समझ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्री थी, वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे कास्ट और रेस का भेद नहीं था। वहां पे जो लोएस्ट कास्ट भी जो थे, उनको भी बराबरी के अधिकार थे। तो ये जो बुद्धिज्म का जो मैसेज है, कास्टिज्म के खिलाफ, गैर बराबरी दूर करने का, लोगों को बराबर से ट्रीट करने का, इस मैसेज को भी आजकल भुला दिया जाता है। क्योंकि अगर बुद्ध को इस तरह से आप याद करेंगे, तो फिर जो समाज में गैर बराबरी बनी हुई है, वो सिस्टम तो उस पर सवाल उठेंगे। और जो वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, जिनको मजा आता है, जिनका हित पूरा होता है गैर बराबरी के निज़ाम को बना के रखने के लिए, वो कैसे चाहेंगे कि जो बुद्ध के जो असली जो मैसेजेस हैं बराबरी लाने के लिए, कास्टिज्म नहीं मानने के लिए, वो लोगों के सामने आए। तो फिर क्या किया जाता है कि बुद्ध को एक मिस्टिसिज्म के चादर में उनको ढाकने की कोशिश की जाती है, ताकि जो उनका असल मैसेज है वहां तक लोग ना पहुंच पाए। अब बुद्ध जी की फिलॉसफी को देख लीजिए। बुद्ध जी की फिलॉसफी क्या है? अब आप देखेंगे कि एक जो बड़े बड़े जो एस्टेब्लिश धर्म होते हैं ना, वो बार बार ये बातें कहते हैं कि कुछ चीजें जो हैं, जो रियल चीजें हैं, वो शाश्वत हैं, वो कभी नहीं बदलती है, वो इटर्नल है, वो हमसे दूर हैं, वही सब चीजों को गाइड करती हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो चेंज नहीं होता है, जो इटर्नल हैं। इस तरह की बातें जो हैं, इस पे जोर जो है वो एस्टेब्लिश रिलीजन देता है। खासकर एक बड़े पावर की जब बात होती है, एक डिविनिटी की जो बात होती है, या कहीं कहीं सोल की भी बात होती है कि सोल कभी नहीं मरता है, वो इटर्नल है। लेकिन बुद्धिज्म के अंदर में एक बात याद रखिए कि बुद्धिज्म किसी भी चीज को इटर्नल नहीं मानता है ना। अब इटर्नल का मतलब, कोई भी चीज अपनी वर्तमान स्थिति में हमेशा नहीं रहेगी। कोई भी चीज न बदले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यानी बुद्धिज्म कह रहा है कि हर चीजें बदल रही हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इस दौरान भी चीजें बदल रही है। कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है। कोई भी चीज जो है वो रुकी हुई नहीं है। जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ स्थिर है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी भी घूम रही है। तो बुद्धिस्ट फिलोसफी के अंदर में क्या है, एक डायनेमिज्म है। चीजें आउटसाइड हैं, चीजें बदलती नहीं हैं, वो इटर्नल हैं। कोई ग्रेट पावर है, कोई ग्रेट सोल है, वो नहीं बदलते हैं। जो मंडेन दुनिया है वो बदलती रहती है, जो ग्रेट रियलिटी है वो नहीं बदलती है। बुद्धिज्म कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। बुद्धिज्म में हर चीजें बदल रही हैं, हर चीजें फ्लक्स में है। कोई भी चीजें बिना बदलाव के नहीं है, और कोई इटर्नल एलिमेंट नहीं है ना। इटर्नल एलिमेंट का भी इसमें रिजेक्शंस है। अब आइए कॉजालिटी के बारे में बात करते हैं। जो एस्टेब्लिश रीजन है, वो कहीं ना कहीं कॉज और इफेक्ट को दिखाने की कोशिश करते हैं कि कोई कॉज है और उसका एक इफेक्ट है। लेकिन बुद्धिज्म के अंदर में कोई कॉज और इफेक्ट का कोई डायरेक्ट रिलेशन जो है, जिसको बोलते हैं इम्यूटेबल रिलेशनशिप, नहीं है। बुद्धिज्म उसके वर्क से कहता है कि आप
वस्तु या थिंग्स की बात मत करो, आप इवेंट्स की बात करो, आप धर्मा की बात करो। और बुद्धिज्म जो है कहता है कि एक कलेक्टिविटी ऑफ कॉजेज होती हैं। एक कोई कॉज और उसका एक कोई इफेक्ट नहीं होता है, बहुत सारे कॉजेज होते हैं जो एक इफेक्ट को पैदा करते हैं। और इफेक्ट को समझना है तो कुछ एस्थेटिक सेंस मत समझो, इसको वस्तु के सेंस में मत समझो, बस इसको एक इवेंट के तौर पे समझो। अब इसी में राहुल जी कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी contended that no object ought to use their nomenclature dharma is born of one thing. No effect has only one cause, but several causes together give birth to one effect, object. This theory is called collectivity of causes. यानी कलेक्टिविटी ऑफ कॉजेस से आप चीजों को देखिए, एक जो कॉज है और एक जो है उसका जो इफेक्ट है वो नहीं है बुद्धिज्म के अंदर में। और मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो डिटर्मिनिस्टिक जो थियरी है इसका भी एक तरह से क्रिटिक है इसमें, है ना, कि किसी चीज को आप डिटर्मिनिज्म हो ही देखेंगे। गरीबी इसलिए है क्योंकि लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये जो बहुत ही आसान तरीके से जो आप आंसर देते हैं, तो इसको बुद्धिज्म उसको नहीं मानता है। अब एक और सवाल है कि रियलिटी क्या है। तो बुद्धिज्म जो है वो रियलिटी को ऐसा नहीं मानता है कि रियल वही है जो कभी बदलता नहीं है, जो इटर्नल है, जो इम्यूटेबल है, जो अनचेंजेबल है। बुद्धिज्म उसके बरक से कहता है कि रियल वही है ना, जो आप कहें अर्थ क्रिया जिसका समर्थन है। मतलब ये है अंग्रेजी में कि उसको केपेबल ऑफ ऑब्जेक्टिव एक्शन जिस चीजों के साथ है वही रियल है। अब मैं इसको ऐसे समझाऊंगा कि देखो, डायनेमिज्म है रियलिटी के अंदर में, मगर उस डायनेमिज्म का एक ऑब्जेक्टिव एक्शन भी है। अब एग्जांपल आप ले लो, मान लो कि रोटी है और कोई मिठाई है, तो हम कैसे कहेंगे कि रोटी और मिठाई जो है वो रियल है? जब रोटी और मिठाई से कोई ऑब्जेक्टिव एक्शन होता है तो हम उसे रियल मानेंगे। जैसे रोटी और मिठाई खाने के बाद भूख मिटती है, रोटी और मिठाई खाने के बाद हमें अच्छा लगता है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव एक्शन हमारे ऊपर छोड़ता है रोटी और मिठाई, तो इसको हम रियल मानेंगे। लेकिन सपने में आपने रोटी और मिठाई के बारे में कुछ अपने सपना देखा या कुछ आपको भ्रम आ गया, तो उससे क्या है कि उससे आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव कोई चेंजेस नहीं आए उसकी वजह से, तो उसको बुद्धिज्म रियल नहीं मानता है। बुद्धिज्म ये भी नहीं कहता है कि जो सिर्फ रीजन के द्वारा जो देखा जा रहा है वही सही माना जाएगा। उसके बरक्स बुद्धिज्म ये कहता है कि एक ऑब्जेक्टिवली इनफेविएबल एक्शंस होना चाहिए किसी रियल चीज का, और यही साइंस का भी मेथड है कि हम उसको टेस्ट करते हैं, उसके इम्पैक्ट को देखते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। बिना एक्सपेरिमेंट के हम रियलिटी को नहीं मानते हैं। लेकिन मैं जब ये पढ़ रहा था तो एक चीज मैं सोच रहा था कि अगर हर चीजों को अगर हम ऑब्जेक्टिव एक्शंस के तहत देखें तो फिर बहुत सारी चीजें रियल नहीं होंगी, या जो चीजें टेंजिबल नहीं है उसको भी अनरियल कहना ये भी कहाँ तक सही है। मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि मैंने किसी खतरे को देखा, मान लीजिए बाघ को मैंने देखा, तो वो तो रियल है बाघ, कि भाई ये बाघ है, ये टाइगर है, इसे करीब जाएंगे तो ये हम पे हमला कर देगा, तो हम डर के मारे घर में छुप के रहते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में अगर कोई भय बैठ जाए कि भाई देखो इस इलाके में बाघ घूम रहा है, तो उससे भी तो हमारे बॉडी के ऊपर बहुत सारे चेंजेज होते हैं, हम डरे हुए रहते हैं, हम फियर में रहते हैं। तो क्या ये हमारे ऊपर ऑब्जेक्टिवली हमारे ऊपर चेंजेस नहीं लाता है क्या? यानी एक जो साइकोलॉजिकल जो डायमेंशंस है वो भी तो हमारे ऊपर कुछ चेंजेस लाता है। अब ये सारी चीजें भी मेरे दिमाग में सवाल आए हैं। अब इसका आंसर जो है, अगर आप लोगों के पास है तो आप कुछ बताइए।
या हमें अभी और पढ़ना होगा इस विषय के बारे में। अब एक और फिलॉसफी में बात आती है माइंड और मैटर के बीच में, कि माइंड क्या है, मैटर क्या है। कुछ लोग माइंड को सुपीरियर मानते हैं, कुछ लोग मैटर को सुपीरियर मानते हैं, कुछ लोग माइंड और मैटर के बीच में डायकटमी बनाते हैं। लेकिन बुद्धिज्म में भी इस पे एक राय नहीं है। अगर राहुल जी की राइटिंग को अगर आप पढ़ेंगे, इस पे भी और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, एक्सप्लोर करने की जरूरत है। क्योंकि जो मोनिस्ट आइडलिस्ट फिलोसफी है वो माइंड को ही रियल मानता है, लेकिन वो भी माइंड वहां पे डायनेमिक है, कोई स्टैटिक नहीं है। मगर बुद्धिज्म के अंदर में जो डुअलिस्टिक फिलोसफी है, कि जो माइंड है और जो आपको बॉडी है वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो माइंड है, कॉन्शसनेस है, वो एग्जिस्ट करता है बॉडी और मैटर के अंदर में ही। ये जो चीजें हैं, जैसे आप देखिए कि वाटर और वेव को देखिए। दूसरी बात ये है कि राहुल जी ये कह रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट फिलोसफी थी उसमें बहुत रेडिकल एलिमेंट्स थे, उसने एस्टैब्लिश रिलीजन को बहुत क्रिटिक किया। उसमें जो रिलीजन के बारे में जो चीज़ें थी कि आपको ये कभी बदलती नहीं है, ये इटर्नल है, जो गॉड और जो सोल का जो इतना बड़ा जो पूरा का पूरा जो डिस्कोर्स का है, सबको उसने रिजेक्ट किया बुद्धिज्म ने। लेकिन ये राहुल जी कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि जो बुद्धिज्म का जो मेटेरियलिज्म है वो मैकेनिकल मेटेरियलिज्म के ही आसपास है ना। वो एक फुल फ्लेज मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में भी रीबर्थ और योगिक मिस्टिसिज्म की बातें वहां पे है। मतलब ये कह रहे हैं राहुल जी की जो भी डायनेमिक जो कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज्म की, या बुद्धिज्म ने जो भी मेटेरियलिस्टिक बातें की, जो भी उसने एस्टैब्लिश रिलीजन को चैलेंज किया, इसके बावजूद भी एक फुल फ्लेज मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी नहीं है। दोस्तों ये भी काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि मुझे याद है कि मार्क्सिज्म के बारे में जब हम लोग पढ़ते थे तो वहां पर भी एक डिबेट है कि मार्क्सिज्म क्या मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है या आइडियलिस्ट फिलॉसफी है। जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि मार्क्सिज्म जो है वो मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है लेकिन मुझे याद है कुछ सारे जो स्कॉलर्स हैं उसको ये कह रहे हैं कि मार्क्सिज्म को क्रॉस मेटेरियलिज्म के तौर पर देखना, डिटरमिनिज्म के तौर पर भी देखना भी ये भी गलत है, और वो कहीं ना कहीं ह्यूमन एजेंसीज को भी मार्क्सिज्म के अंदर में लाने की कोशिश कर रहे हैं और मार्क्स की राइटिंग के थ्रू ला रहे हैं। खासकर जो मार्क्स की राइटिंग जो है वो एलिनिएशंस के बारे में जो मार्क्स की राइटिंग है उसकी मदद से। दूसरी तरफ जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट से जो संबंधित जो स्कॉलर हैं वो कह रहे हैं कि ये मार्क्सिज्म से भटकाव कुछ मार्क्सिस्टों के अंदर में आ गया है और हीगेलियन आइडियलिज्म को ला रहे हैं। तो ये जो सवाल है कि ये मेटेरियलिज्म क्या है और आइडियलिज्म क्या है, ये भी इस पे भी बहुत सारी विवाद हैं। और मुझे याद है कि ये किताब मैंने अभी कुछ महीनों पहले पढ़ी थी। वो किताब थी फिलॉसफी की, मेटेरियलिज्म के बारे में, हेमन रॉय की किताब थी, और उन्होंने हमें ये समझाया कि मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी वो है जो रियलिटी को फिजिकल या मैटर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है ना। और आइडियलिस्ट फिलॉसफी वो है जो फिजिकल रियलिटी को भी आइडियाज के थ्रू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। अब मिसाल के तौर पे देखिए कि जो मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, अगर आपके पाँव में दर्द हुआ तो ये कहेगा कि पाँव में आपका दर्द है इसलिए कि आपको चोट लगी, या आपको कोई बीमारी है, या कोई आपको प्रॉब्लम है, आपने ज़्यादा काम किया, या अपने पैर पे खड़े रहें। यानी जो प्रॉब्लम है जो उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मटेरियल है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो मेटाफिजिकल नहीं है। लेकिन जो आइडियलिस्ट फिलॉसफी है वो कुछ, अगर आपके पैर में भी दर्द है तो वो उसका वो मेटाफिजिकल एक्सप्लेनेशन ला के आपको देगा कि इसलिए आपको दर्द है क्योंकि आपने कुछ इस तरह के अनुष्ठान नहीं किए, इस तरह की पूजा आपने नहीं की। यानी जो नॉन मटेरियल जो एक्सप्लेनेशन होगा वो देगा। तो ये मैंने पढ़ा था मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म के, कि मटेरियलिज्म में जो मैटर से एक्सप्लेनेशन मिलता है हर चीजों का, एक आपको फिजिकल एक्सप्लेनेशन मिलता है, एक रियल एक्सप्लेनेशन मिलता है, एक कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन मिलता है, एक दुनियावी एक्सप्लेनेशन मिलता है, लेकिन आपको
आई रिलीज जो फिलोसफी होते हैं उसका मेटाफिजिकल मतलब एक्सप्लेनेशन है, उसमें फिजिकल नहीं है, मेटाफिजिकल है। तो ये सारे जो जो मतलब आपके कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हमें और पढ़ने की ज़रूरत है। बुद्धिज़्म जो है वो बहुत सारे देशों में उसका फैलाव हुआ और वहाँ पर भी उसमें उसको इंटरप्रेट अलग-अलग तरीके से किया गया। अब अम्बेडकर जी के अंदर में अगर आप बुद्धिज़्म को देखते हैं, वहाँ पे एक फ्रेटर्निटी की जो आइडियाज़ हैं, उसको मतलब हासिल करने की कोशिश है। वहाँ लोगों को एक ऐसे रिलीजन देने की कोशिश है, जो अंधविश्वास को ना फैलाए बल्कि वो भाईचारे की और फ्रेटर्निटी की और इंसानियत का पैगाम वहाँ दे और लोगों को आगे बढ़ने की, लोगों को एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए एक माहौल तैयार करे। तो ये बुद्धिज़्म के अंदर में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे करेंट्स हैं और हम लोगों को और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन जो बातें बुद्धिज़्म की बिल्कुल जिसपे कोई डाउट नहीं हो सकता, वो 2-4-5 चीज़ें हैं कि भाई बुद्धिज़्म के अंदर में सुपर नेचुरल थिंग का इनकार है, अंधविश्वास का इनकार है, गॉड का इनकार है, आत्मा का इनकार है। बुद्धिज़्म कहता है कि चीज़ें बदल रही है, चीज़ें कभी स्टैटिक नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कहीं बैठी हुई है और रिमोट से पूरी दुनिया को चला रही है या जिसने रिमोट का बटन दबा के उसने इस दुनिया को बनाया, ऐसी बातें बुद्धिज़्म के अंदर में नहीं है। बुद्धिज़्म ये भी कहता है कि जो रियल चीज़ें जो होती हैं उसका एक फिजिकल और एक ऑब्जेक्टिव इम्पैक्ट होता है। बुद्धिज़्म जो है वो क्या है, ये भी नहीं कहता है कि आप शरीर को दुख दो और आपको कोई पवित्र नदी में डुबकी लगा लेने से आपके पाप धुल जाएँगे, इसको भी बुद्धिज़्म नहीं कहता है। बुद्धिज़्म जो है वो एक इंसान को गैर बराबरी की जो ज़िंदगी है, जो कास्टिज़्म है, रेसिज़्म है या और तरह के जो धन दौलत का जो मारा-मारी है ना? इन सारी चीज़ों से निकल कर एक ऐसी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है जहाँ पे बराबरी हो, जहाँ पे आपको पीस हो और जहाँ पे आप जो हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। आप किसी के कहने पे ना दौड़ें, किसी के कहने के किसी के बहकावे में ना आएँ, कोई माया जाल में ना फँसें। तो बुद्धिज़्म जो है इसके बारे में हमें और पढ़ने की ज़रूरत है और भारत जैसे गैर बराबरी पर आधारित समाज में बुद्धिज़्म जो है उसकी बड़ी अहम ज़रूरत है। और बाबा साहब अम्बेडकर की इस बातों से मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में दीक्षा ली, खुद और अपने हज़ारों साथियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को और बुद्ध मत को अपनाया, बुद्धम शरणम गच्छामि कहा और अगले दिन जब उन्होंने 15 तारीख को स्पीच दिया तो उन्होंने यही कहा बुद्धिज़्म के बारे में कि टू इमेंसिपेट दोज डिप्रेस्ड एंड पुअर पीपल फ्रॉम सॉरो इज द प्रिंसिपल टास्क ऑफ बुद्धाज रिलीजन। यानी गरीबों को, दबे कुचलों को, जिनकी हालत ठीक नहीं है, जो वंचित हैं, जो सताए गए हैं, जो जुल्म और जाति के शिकार हैं, जिनको मानव नहीं समझा गया है, ऐसे लोगों के दुख दर्द को दूर करना, उनके लिए बराबरी की बात करना, समानता, बंधुत्व, बराबरी और ये जो ढकोसले वाली जो जिंदगी है, इसको त्याग के एक मानवता की जिंदगी के लिए काम करना ही बुद्धिज्म है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।